बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जितने भी हमारी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उन सबको आप फॉलो कर रहे होंगे। बार बार ये बात इसलिए आप बच्चों से कहता हूँ कि आई नो कि फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 2-3 माह हो गए तो इस पर बहुत मुश्किल होता है अपने आप को रिस्ट्रेन करना, बिकॉज हम लोग वैसे ही एज ए नेशन ज़रा कह लें कि घुलने मिलने के आदी हैं। बहुत ज़्यादा हम जो है वो एक दूसरे से हमारी जो अटैचमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथेंड किस्म की अटैचमेंट्स होती हैं। सो हमें मुश्किल लग रहा है बहुत, मतलब इवन इफ़ आई स्पीक फॉर माई सेल्फ तो मेरे लिए भी टफ़ है कि यार मुझे मेरा कोई दोस्त नज़र आता है, कोई फैमिली मेम्बर नज़र आता है, ठीक है, तो मेरा भी दिल करता है कि लाइक यार मैं मतलब इससे मिलूँ, गले मिलूँ। जैसे हम पहले एक तरह से इमोशनली गर्म जोशी से जो है वो मिला करते थे एक दूसरे से, ये बहुत फ्रीक्वेंटली मिला करते थे। बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे आप डेली बेसिस पे या मतलब हफ्ते में 2-4 बार मिल रहे होते हैं। तो अब आप सभी हम सब उन टाइम्स को जो है वो मिस करते हैं। मगर बताने का बार बार पर्पज़ सिर्फ यही है कि सारी चीज़ें उस वक्त अच्छी लगती हैं बेटे जब हमारी ज़िंदगी हमारे पास अवेलेबल है, एंड इट्स अ वेरी प्रीशियस गिफ्ट। मैं हमेशा ज़िंदगी के बारे में कहता हूँ कि इट्स अ वन टाइम चांस, ठीक है। ज़िंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगी, ठीक है। जवानी फिर नहीं आनी, ठीक है। जो एक बार ये आप खुदा न खास्ता हम अपनी किसी नेगलिजेंस की वजह से इस नेमत को अगर ज़ाया कर बैठे तो ये नेमत फिर मुयस्सर नहीं होगी। तो बाकी सारी ज़िंदगी के जितने रंग हैं, जितनी उसके कलर्स हैं, जितनी उसकी खूबसूरती हैं, वो ज़िंदगी ही की बदौलत हैं। सो अगर ज़िंदगी नहीं होगी तो फिर ऑब्वियसली जो है वो बहुत बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए जो है वो अपनी जो अट्रैक्शन है, अपने जो कलर्स हैं वो खो देती हैं और बाकी सारी चीज़ें जो हमारे लिए बेमानी हो जाती हैं। सो इसी मैसेज के साथ अपना लेक्चर जो है हम उसको स्टार्ट करेंगे। हाँ, और एक और चीज़ जो मुझे आप बच्चों से कहनी है वो ये कि कोशिश करें, आज थोड़ा सा आपका 2 मिनट टाइम ले रहा हूँ, कोशिश करें कि फोकस्ड रहें अपने स्टडीज़ के हवाले से। फिर वही बात करूँगा जो भी थोड़ी देर पहले की, मुश्किल काम है, यस आई नो, ठीक है। इस वजह से भी मुश्किल है कि एक तो ये डिस्टेंट लर्निंग जो है, दूर रहकर लर्निंग जो है, हम एज ए नेशन इसके आदी नहीं है। और आप एक तरह से एक जो कंपैशन आप फील करते हैं अपने उस्ताद के साथ, शायद इस तरह वो फीलिंग भी उस तरह से डेवलप नहीं हो सकती। मतलब जब आप वैसे क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं, आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी आए हुए, ऑनलाइन, इंटरनेट, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत अरसा हो गया इस टेक्नोलॉजी का। इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग टू अस, ठीक है। हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। पिछले को कम से कम 20-25 साल से तो जो है ये अवेलेबल है टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है कि क्लासरूम लर्निंग को रिप्लेस नहीं किया जा सका? उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट और टीचर की एक बॉन्डिंग होती है, एक कंपैशन होता है आपस में, और आप उस कंपैशन को फील करते हो जब आप क्लासरूम में बैठे होते हैं। तो डिस्टेंट लर्निंग में उसी कंपैशन को फील करना ज़रा मुश्किल काम है। नंबर 1, एक तो ये मुश्किल है। जैसे हम लोग हैं, मतलब स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, अगर मैं अपनी बात भी करूँ, सॉरी टू से कि बात थोड़ी सी हमारी लंबी हो रही है, बट लाइक अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो बीइंग अ टीचर भी, मतलब हम भी इसको बहुत ज़्यादा कोई प्लेयरेबल इंजॉयबल एक्सपीरियंस नहीं है उस तरह से कि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हमें फ़ील हो रहा है जो एक कंपैशन या एक आप जो एक पैशनेट फीलिंग अपनी दिल में महसूस करते हैं, वो इस तरह से डेवलप हो ही नहीं सकती, बिकॉज आप बच्चे सामने नहीं होते। आई डू नॉट नो कि कौन देख रहा है कौन नहीं, मतलब 100 डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपको जो है कह लें कि मुश्किल क्रिएट करती हैं आपके लिए। तो अगर हमारे लिए एट दिस एज मुश्किल हो रही है तो आपके लिए तो इस यंग टेंडर एज में जो है वो सारे फिनोमेना से कोप करना मुश्किल है। दूसरी एक और चीज़ भी आप लोगों के हवाले से एडेड डिस्कम्फर्ट आपकी कह लें, वो ये है कि आप लोगों के लिए फोकस करना इसलिए भी मुश्किल है
कि आपको अभी कोई क्लैरिटी नहीं है फ्यूचर के हवाले से कि मतलब इम्तहान कब होंगे, इदारे कब खुलेंगे, एग्ज़ाम्स का क्या बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे आपके जहन में एक तरह से डाउट्स भी हैं जिसकी वजह से आप जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। लेकिन हमें ये मुश्किल काम करना है, ठीक है, बिकॉज अल्लाह ना करे अगर ये प्रोलॉन्ग भी करता है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, तो इवन देन उसके बाद भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो आपके एग्ज़ाम्स होने हैं। तो अगर अब आप ये टाइम ज़ाया कर बैठेंगे, इसको एमी मतलब नीडलेसली वेस्ट कर देंगे, तो फिर उस वक्त आपके लिए बड़ी क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा कुछ तैयार करना पड़ेगा। सो चाहे अभी आपको लग रहा है कि अभी बड़ा रिलैक्स इन्वायरमेंट है, चिल इन्वायरमेंट है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, बेफिक्री है, ठीक है, लेकिन ये बेफिक्री हमेशा बरकरार नहीं रहेगी, इट विल कम टू एन एंड। और जब ये ख़त्म होगी तो फिर हमारे पास पीछे तैयारी करने के लिए बहुत थोड़ा टाइम होगा। सो अभी से उसको प्रिपेयर करें, अभी बल्कि आपके लिए एडवांटेज है कि आप बड़ा लेयरली कैजुअल अंदाज में जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई डू होप एंड आई डू विश कि आप लोग जो है उसको बड़ी इस टाइम को जो है पॉजिटिवली यूज़ करें। और अगर आप इसको मतलब अपने पढ़ने में यूज़ करेंगे तो एक बहुत अच्छा एडवांटेज और इसके साथ एडिड एडवांटेज आपको मिल जाएगा। वो ये भी मिल जाएगा कि आपका जो क्वारंटीन टाइम है, आपका ये जो फुर्सत के लम्हात है, क्योंकि फुर्सत बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, ठीक है, फुर्सत मतलब फ्री टाइम गुजारना इट्स नॉट एन ईजी थिंग। तो ये जो फुर्सत के लम्हात हैं ये आपके पॉजिटिवली गुजर जाएंगे, ठीक है, इनको बड़े एक अच्छे अंदाज में, या आप यूँ कह लें कि आपकी एक मसरूफियत डेवलप हो जाएगी। तो इस ये कुछ आज दो चार बातें जो है वो आप बच्चों से शेयर करनी थी। अब हम आते हैं, थोड़ी सी हमारी बात लंबी होगी, अब हम आते हैं जी आज के अपने लेक्चर की तरफ। आज जो हम करने जा रहे हैं बेटे, दैट इज बुक 3, और बुक 3 का दूसरा पोर्शन हम करने जा रहे हैं दैट इज पोएट्री। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप उसको 9th और 10th से कंपेयर करें तो पहली चीज़ जो फ़र्क नज़र आ रही है वो आपको यहाँ पर फ़र्क नज़र आएगा, नाइन 10th के मुकाबले में। 9th-10th में आपकी कितनी पोइम्स थी? गालबन आपकी 9th में और 10th में शायद कुल मिला के कोई 5-6 पोइम्स थी, आई डू नॉट रिमेंबर। तो 5 या 6 पोइम्स जो हैं वो आपकी 2-3 9th में है, 2-3 जो है वो आपकी 10th में है। यहाँ पर जो है आपकी 20 पोइम्स हैं, 20 पोइम्स हैं आपकी। सो इन अ वे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको फुल फ्लेज एक पोइट्री का सेक्शन जो है, एक पोइट्री का पूरा आप कह लें पोर्शन जो है वो आपको दिया गया है। और इस पोइट्री के सेक्शन में जो है जो वैरायटी ऑफ पोइम्स है वो बड़ी खूबसूरत है। हर तरह की पोइम्स जो है वो इसमें शामिल हैं। इसमें आपकी सोशल इश्यूज से रेलेवेंट पोइम्स भी शामिल हैं, इसमें आपके रोमांटिक पोइम्स भी शामिल हैं, इसमें आपकी ट्रैजिक पोइम्स भी शामिल हैं, इसमें आपकी जो एक मिस्टिक पोइम्स भी जो है, सूफ़ी शायरी जिसको आप कहते हो, वो भी शामिल हैं। तो ये सारी एक ब्लेंड जो है वो आपको दिया गया है 20 पोइम्स का। और जो राइटर चूज़ किए गए वो भी बड़े दिलचस्प हैं, वो भी बड़े मतलब उनकी जो वैरायटी है ज़माने के एतबार से, डिफरेंट एजेस के एतबार से, वो भी वो सारे के सारे वो चूज़ किए गए जो मॉडर्न पोइट्स हैं, जिनकी लैंग्वेज, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप क्लासिकल पोइट्स पढ़ते हैं तो उनकी लैंग्वेज जो बड़ी टफ़ है, टफ़ टू अंडरस्टैंड है।
तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा पोएट जो है वो नहीं दिया हुआ जिसको आप जो है, जिसकी लैंग्वेज को आप अंडरस्टैंड ना कर सकें। तो ये 20 पोएम्स हैं टोटल। दूसरा, अगर बात करें हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो 9th 10th में क्या होता था, आपकी समरी होती थी, लेकिन यहाँ पर नो मोर समरीज, यहाँ पर जो है वो अब समरीज नहीं होंगी पोएम्स की। वहाँ पर तो हम क्या करते थे, हालांकि वहाँ भी 9th 10th के आपके सिलेबस में पैराफ्रेज का क्वेश्चन मौजूद होता था। अगर आप अपने 9th या 10th के सब पेपर को रिकॉल करें, फुल लेंथ पेपर को जो आपका बोर्ड में हुआ था, ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें एक पोएम की समरी दी जाती थी और साथ पूछा जाता था, मतलब समरी दे के एक क्वेश्चन होता था और पैराफ्रेज द फॉलोइंग स्टैंजा। ठीक है, ये क्वेश्चन मौजूद होता था। लेकिन चूंकि हमारे बच्चे माशाल्लाह, आप अल्लाह ताला आप बच्चों को ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, चूँकि आप खासे हद तक जो है वो कामचोर बाकी होते हैं, ठीक है, मेहनत करने से हम घबराते हैं, जी चुराते हैं, ठीक है, और क्रिएटिव लर्निंग हमारे यहाँ कम है। खुद से चीज़ों को लिखने में, खुद से क्रिएट करने में आप ज़रा मुश्किल महसूस करते हैं। तो उस्ताद क्या करता है, समटाइम ये भी होता है, मैं सारा आप पे ब्लेम गेम शिफ्ट नहीं कर रहा, समटाइम ये भी होता है कि उस्ताद भी अपने कंफर्ट जोन में रहता है, ठीक है, उस्ताद भी इस क्वेश्चन पर नहीं आता, पैराफ्रेज पर जो है वो नहीं आता, वो क्या रहता है, वो समरी पे रहता है। उसके माइंड में क्या चीज़ होती है कि पैराफ्रेजिंग मुश्किल काम है, बच्चे को पता नहीं आए ना आए, बच्चा सही तरह परफॉर्म कर सके ना कर सके। तो समरी एक ऐसी चीज़ है कि अगर मैं इसे नोट्स बना के दे दूँ तो ये क्या करेगा, उस समरी को रटा लगा लेगा, उस समरी को याद कर लेगा, और जो अल्टीमेट टारगेट बदकिस्मती से हमारे इम्तहानी निज़ाम में है कि जी नंबर आपके बहुत शानदार आने चाहिए, तो वो नंबर जो है वो अल्टीमेटली गेन कर लेगा। तो उस्ताद की बैक ऑफ द माइंड जो है वो ये सोच होती है कि मैं इसको बजाय वो करवाने के, मैं इसको वो चीज़ करवाऊँ जो इसके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल, या ज़्यादा स्कोरिंग चीज़, बेनिफिशियल नहीं कहना चाहिए, ज़्यादा स्कोरिंग चीज़ जो है वो बन सके। सो इस कॉन्टेक्स्ट में वो भी क्या करवाते हैं, वो भी इस क्वेश्चन को क्रॉस करता है और वो किस पे चला जाता है, समरीज में। लेकिन अब मैंने बताया कि अब आपको फर्स्ट ईयर में जो है वो समरीज नहीं आएंगी। अब क्या आएगा, मैं इसको रेस कर रहा हूं, अब हमें आएगा ओनली paraphrase of a certain stanza, कि किसी ख़ास स्टेंजा की जो तशरीह है, ठीक है, पैराफ्रेज कहते हैं, मैं आगे आपके लिए लिख देता हूँ, ये हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन को, ठीक है जी। तो ये अब आपका क्वेश्चन आएगा ओनली पैराफ्रेज ऑफ अ सर्टेन स्टेंजा, कि आपने किसी खास स्टेंजा की क्या करनी होगी, पैराफ्रेजिंग करनी होगी, उसकी क्या करनी होगी, तशरीह करनी होगी। अब ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आज हम इसको डिस्कस करेंगे प्राइमरीली, और कल से फिर हम इंशाल्लाह अपनी जो पोएम्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो इस पे जो क्वेश्चन आपको आता है इस बार, वो क्वेश्चन आएगा बेसिकली इस तरीके से
क्वेश्चन 7 होता है उसका एक पार्ट है बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन 7 जो है उसका 3 पार्ट होते हैं। एक ये होता है पोइट्री वाला, एक पेयर ऑफ वर्ड्स वाला, और एक आगे हमारा पंक्चुएशन वाला। ये हमने जो पेपर पैटर्न किया था बिल्कुल स्टार्ट में, उसमें मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन क्या होता है जी? क्वेश्चन इस तरह से आता है, पैराफ्रेज the following stanza with reference to context। ठीक है जी। अब इसमें 3 चीजें हैं। क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। पहला क्या करना है? पैराफ्रेज करनी है, तशरीह करनी है। दूसरा क्या करना है? दूसरा आपने रेफरेंस देना है। रेफरेंस मीन्स कि ये जो स्टैंजा है, ये जो वर्सेस हैं, ये किस पोएम से ली हुई हैं और इसका राइटर कौन है। 2 चीज़ें इसमें आती हैं रेफरेंस में। एक तो आती है टाइटल ऑफ द पोएम, एक। सेकेंडली इसमें आता है नेम ऑफ द पोइट, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें जो है ये आपने देनी होती हैं। और बिल्कुल लास्ट पर जो कॉन्टेक्स्ट वाला पोर्शन है, कॉन्टेक्स्ट वाले पोर्शन में आपने क्या करना होता है? ओवरऑल थीम और समरी ऑफ द होल। ये जो पैराफ्रेज है इसमें सिर्फ आपने क्या करना होता है? एक्सप्लेनेशन करनी होती है। अब ये किस तरह से स्टैंजा आएगा? स्टैंजा आपका जो है मैं उधर लिख देता हूँ। वो कहते हैं कि मसलन एक आपकी पोइम है, पहली पोइम है, उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कहेगा, आई हैव लीव्स drinking rain, I hear the rich leaves on top, I hear rich leaves on the top, giving the poor beneath drop after drop. 'Tis a sweet noise to hear these green leaves drinking near। अब ये क्वेश्चन स्टैंजा जो है वो आपको दे दिया। अब इसमें वो आपसे कहेगा
के 3 काम करें। नंबर 1 तो क्या करें, इसको क्या करें, पैराफ्रेज करें। अब पैराफ्रेजिंग में क्या करना है, आपने इसी तरह इसको सिर्फ ये जो स्टेंजा है, ये जो वर्सेस आपको दी गई हैं, तो आपने सिर्फ इन्हीं को एक्सप्लेन करने हैं, इस स्टेंजा से इन वर्सेस से बाहर नहीं जाना। ये भी हम आगे डिटेल से भी करते हैं। रेफरेंस में आपने ये 2 चीज़ें बतानी है, टाइटल ऑफ द पोएम और नेम ऑफ द पोइट, और फिर आपने कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बयान करना है कि ओवरऑल जो थीम है, ओवरऑल समरी जो है वो इस पोएम की आखिर क्या है। क्लियर जी। अब हम आते हैं, अच्छा एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, और ये है कि इसके टोटल नंबर जो हैं वो 5 होते हैं। 5 नंबर का ये टोटल सवाल है। इसके आगे फर्दर डिवीजन जो है वो भी मैं आपको कर देता हूँ। अब देखिएगा, इसमें सबसे पहले आपने लिखना है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपने इस क्वेश्चन को जो है वो टैकल करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे इधर मार्कर से रेफरेंस। उर्दू में 9th 10th में आप यही सवाल कर चुके, और इस सवाल का जो उन्वान था वो था सियाको सबाक के हवाले से दर्ज झेल पैराग्राफ की तशरीह करें। सियाको सबाक क्या होता है, पस मंज़र, बैकग्राउंड, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी वही है, और हवाला मतन भी तहरीर करें, ठीक है। सियाको सबाक के हवाले से दर्ज झेल पैराग्राफ की तशरीह करें और हवाला मतन भी तहरीर करें, या जो भी उर्दू में आप उसको बयान करते हो। तो रेफरेंस क्या है, दैट इज रेफरेंस ऑफ द गिवन स्टेंजा। इसमें 2 चीज़ें आपने बयान करनी होती हैं, नाम पोएट का और टाइटल ऑफ द पोएम। लेकिन इसके बावजूद ये 1 नंबर का होता है। दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं 1 नंबर की, और आपने उनमें भी अगर गलती की, किसी एक में छोटी सी भी मिस्टेक कर दी, तो वो 1 नंबर क्या होगा, वो 1 नंबर कट जाएगा। अब वो किस तरह से आपने ये लिखना है, ये लिख देता हूँ आपको। वो है कि जी आप सबसे पहले लिखेंगे जहाँ ये ख़त्म होगा आपका रेफरेंस वाला, इधर नीचे इसके ये -1 नहीं लिख देना, ये बल्कि मैं उधर ही लिख देता हूँ। आप ऐसा ना हो कि आप इधर, इसमें से रेफरेंस का नंबर 1 है आउट ऑफ 5। अब यहाँ जहाँ रेफरेंस ख़त्म हो रहा होगा, इसके बिल्कुल नीचे से आप लिखेंगे दीज वर्सेस, ये भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि दिस स्टेंजा, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें, बहुत सारी जगहों पे आपने ये पढ़ा हुआ है, आपने, मैं इधर लिख रहा हूँ रेड के साथ, इसको नीचे कहीं लिख देता हूँ, ऊपर ही चलो इधर लिखता हूँ। ये जो लाइंस है ना, कोशिश करें इससे अवॉइड करें, लाइंस नहीं लिखते। बहुत सारे नोट्स में आपको मिल भी जाएगा लाइंस भी लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन लाइंस आपने नहीं लिखना। वजह उसी की है कि पोइट्री की लाइंस नहीं होती, पोइट्री की क्या होती हैं, वर्सेस होती हैं। जैसे हम उर्दू में भी यही है, उर्दू में देखें अगर वैसे नसर में कोई सतर लिखी हो तो हम उसको क्या कहते हैं, फ़िक्रा, जुमला, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर शायरी की कोई लाइन लिखी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मिसरा, शेर, ठीक है, बंद, नज़म होगी तो अगर बंद कहेंगे उसे, तो हम उसे फ़िक्रा नहीं कहते, उसको हम जुमला नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं, मिसरा कहते हैं, शेर कहते हैं, ठीक है।
बंद कह सकते हैं, लेकिन लाइन नहीं कहते उसको। तो आप भी कोशिश करें कि यहाँ पर आपने लाइंस नहीं लिखना। वर्सेस एक्सेप्टेबल है, वर्सेस और स्टैंजा में ही आगे फ़र्क बता दूंगा कि वर्सेस और स्टैंजा क्या है। अगर वर्सेस लिखेंगे तो फिर आएगा हैव बीन टेकन, और अगर स्टैंजा लिखेंगे तो फिर क्या आएगा, फिर आएगा हैज बीन टेकन। वर्सेस लिखेंगे तो हैव बीन टेकन। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि वर्सेस लिख सकते हैं, स्टैंजा लिख सकते हैं, लेकिन लाइंस नहीं लिखना आपने, ठीक है। एक ये दूसरा, अगर वर्सेस लिखेंगे तो फिर हैव बीन टेकन, और अगर स्टैंजा लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, फिर हैज बीन टेकन, क्योंकि स्टैंजा सिंगुलर है, वर्सेस क्या है, प्लूरल। आगे वही आएगा, हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यहाँ भी वही आएगा, ये सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क, लिहाजा बाकी चूंकि बाकी सेम है तो इसको मैं चेंज नहीं कर रहा। हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, मसलन ये वाली पोएम जो है हमारी कौन सी थी, द रेन। अब इसको रेन को क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, और कोशिश करें कि इसको मार्कर के साथ लिखें, सो दैट कि आपका एग्जामिनर जो ही देखे आपका पेपर उसको पता हो कि अच्छा इसने ये टिक कर दिया, उसको वो पूरी लाइन भी ना पढ़नी पड़े। आपने एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना है, मैक्सिमम उसको कोशिश करनी है कि वो आसानी उसके लिए पैदा करनी है, तो जो ही वो देखे वो टिक कर दे। हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन। अब एक आगे आप गड़बड़ करते हैं, वो करते हैं W.H. डेविस। अब इसमें जो गलती करते हैं ना, मैं उसको रेड में लिख रहा हूं, कंपोज्ड बाय की बजाय आप क्या कर देते हैं, रिटन बाय, और ये आपको तकरीबन सभी नोट्स में यही मिलेगा, सभी नोट्स में क्या मिलेगा, रिटन बाय मिलेगा। आपने रिटन बाय नहीं लिखना, मैंने इसीलिए इसको रेड में लिख दिया। कंपोज्ड बाय इज द राइट वन, रिटन बाय इज इनकरेक्ट। वजह उसकी क्या है, देखिए उर्दू में भी हम बिल्कुल यही करते हैं कि जब हम अफसाना कोई हो, कोई नावल हो, तो उसके बारे में कहते हैं कि उसने ये अफसाना लिखा, उसने ये नावल लिखा, लेकिन जब गज़ल के बारे में बात करेंगे, नज़्म के बारे में बात करेंगे, पोइट्री के बारे में ओवरऑल बात करेंगे, तो हम कहेंगे उसने ये गज़ल कही, ये नहीं कहते ये गज़ल लिखी। अगर आप कहते हैं तो उसको भी ठीक कर लें, गज़ल कही नहीं होता और गज़ल लिखी नहीं होता, गज़ल कही। इन द सेम वे यहाँ भी पोएट्री इज़ नॉट रिटन, पोएम इज़ नेवर रिटन, पोएम इज़ ऑलवेज कंपोज्ड बाय द पोएट। ठीक हो गया जी। तो आपने क्या करना है, कंपोज्ड बाय हमेशा यूज़ करना है। एक तो ये फ़र्क देख लीजिएगा, मैं चीज़ों को हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो ये लाइंस नहीं लिखना, ठीक है। दूसरा ये फ़र्क देख लीजिएगा कि अगर स्टैंजा यूज़ करें तो हैज़ और वर्सेस यूज़ करें तो हैव। और तीसरा ये देख लीजिएगा कि कंपोज बाय करना है आपने, इसके अलावा और कोई वर्ड रिटन बाय वगैरह यूज़ नहीं करना। और उसके बाद फिर आप पोएट का नाम लिख देंगे, W.H. डेविस, ये भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, और ये भी क्या करेंगे, ये भी आप मार्कर के साथ लिखें। क्लियर जी। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे। ये हो गया आपका रेफरेंस, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। और इसमें से भी अगर आप ये छोटी छोटी गलतियां कर देंगे जैसे मैंने पॉइंट आउट की, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा स्कोर करना। आगे देखें, नेक्स्ट आपका आएगा जी क्वेश्चन, उसको हम कहते हैं
कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है ओवरऑल बैकग्राउंड, किसी चीज का ओवरऑल बैकग्राउंड, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक हो गया जी। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ओवरऑल समरी देनी है। ओवरऑल समरी ये 2 नंबर का होता है, और ये जो ओवरऑल समरी है, ओवरऑल समरी जो है ये आपकी ज़्यादा से ज़्यादा भी जो है इट शुड बी कंप्राइज्ड ऑफ 4 to 6 लाइन्स। कोशिश करें कि 4 से 6 लाइनों से ज़्यादा जो है वो आपकी समरी ना जाए। बहुत ब्रीफली, बहुत बेसिक चीज़ें, बहुत थीम बेस्ड चीज़ें जो है वो आपने इसमें डिस्कस करनी है। ठीक है, डिटेल्स बहुत ज़्यादा बयान नहीं करनी, कुछ नहीं करना। हाँ, लेकिन जो असल चीज़ है इसमें वो क्या है, दैट इज़ ओवरऑल समरी। पूरी पोएम को आपने जो है वो डिस्कस करना है, इसमें पूरी पोएम का थीम जो है वो डिस्कस करना है। और लास्ट पे इसी का थर्ड पार्ट दैट इज पैराफ्रेज। पैराफ्रेज में आपने क्या करना है, आपने करना है एक्सप्लेन द गिवन स्टैंजा। जो आपका गिवन स्टैंजा है उसको आपने क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। इसमें जो असल जो देखने वाली चीज़ है वो है बी लिमिटेड इसमें आपने खुद को उस स्टैंजा तक महदूद रखना है। असल कमाल ये है, कोई ऐसी थॉट जो स्टैंजा से बाहर है वो आपने इस पैराफ्रेज में बयान नहीं करनी, उसको एक्सप्लेन करना है, उसको एलेबोरेट करना है, बट ओनली द लाइन्स, ओनली द स्टैंजा, ओनली द वर्सेस, लाइन्स कह दिया मैंने, ओनली द वर्सेस, ओनली द स्टैंजा विच इज़ गिवन, ओनली दैट नीड्स टू बी पैराफ्रेज्ड। सिर्फ उसी की तशरीह करनी है, उससे बाहर आपने नहीं जाना। और ये जो तशरीह है ये आपकी मैक्सिमम 6 से 8 लाइन्स की होनी चाहिए। No proverbs और यहाँ पर आपने कोटेशंस वगैरह देने की ज़रूरत, नो मोर प्रोवर्ब्स और कोटेशन, कोई कोटेशन इस तरह की देने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया बेटे। और ये क्वेश्चन भी जो है, ये पार्ट भी जो है ये आपका 2 नंबर का होगा। तो 2, 2 और 1 ये टोटल आपके 5 नंबर बनेंगे। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कल से हम इंशाल्लाह अपनी पोइम्स पे स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह आप उसमें बहुत इंजॉय करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पोइट्री बेहतरीन चीज़ है,
और इसको पढ़ाते हुए भी इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी बड़ा पॉजिटिव फ़ील करता हूँ और इंशाल्लाह आप बच्चे भी जो है वो बहुत पॉजिटिव फ़ील करेंगे। थैंक यू बेटे, बहुत शुक्रिया, जीते रहें।